हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूँ राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि बोर्ड पर मैंने एक मैप बनाया जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, और मध्य प्रदेश के बारे में आज सामान्य जानकारी हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश के आसपास इसकी स्थिति क्या है, इसके आसपास कौन से राज्य हैं, कब इसका गठन हुआ, और इससे बहुत सारे प्रश्न। तो यह जो लेक्चर है ये मध्य प्रदेश से सीरीज से संबंधित है, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इन एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज मध्य प्रदेश। चूंकि आप जानते हैं कि ये मैंने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश बनाया है मैप, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाम से ही प्रतीत होता है कि ये मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश किसने रखा, तो इसका नाम जो मध्य प्रदेश है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरांत भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक है, अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश, चूंकि ये मध्य में होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा, और इसी के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य जो था ये वर्ष 2000 में अलग हुआ। ये जो राज्य है ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ ही था। तो मध्य प्रदेश का गठन यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का गठन की बात करें, ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मैं आपको एक नेक्स्ट जो वीडियो बताऊंगा उसमें मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित होगा। आज हम ये वीडियो में केवल सामान्य चर्चा, इसकी स्थिति अवस्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश जो है इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब हम इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो एक मैं छोटा सा आपको बताता हूं। ये मध्य प्रदेश के पास में ये एक छोटा सा मैं ग्लोब बनाया हूं। इस ग्लोब में आप सभी जानते हो कि यहाँ अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को दर्शाने के लिए या तो फिर किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। तो आइए, ये जो ग्लोब है इस ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा कहते हैं, जो हम 0 डिग्री या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी के ऊपर वाली जो है अगली जो रेखा है इसको हम कह रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा। वहीं पर यदि हम देखते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में भी एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लोब है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है। और हम ये भी जानते हैं कि भारत जो है, भारत के भूगोल में आपने पढ़ा होगा या नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि भारत के से मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, वो भी मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। इस तरह हम मध्य प्रदेश की स्थिति को हम कर्क रेखा के आसपास देख सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। देखिए, तो इन स्थिति को अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री विषुवत रेखा धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाती है। फिर आप सभी जानते हैं कि ग्लोब पर खींची गई जो खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी काल्पनिक रेखा है, तो आपकी अक्षांश हो गई, लेकिन खड़ी वाली 0 डिग्री इसको हम कहते हैं देशांतरी। क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतरी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यह कहां से गुजरती हैं, तो यह ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो इसको हम देशांतर कहते हैं। तो इस स्थिति के कहें तो इसके ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को अक्षांश, मतलब क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, याद रखना। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति को हम जानेंगे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की स्थिति को कैसे जाने, तो हम देखते हैं इसकी वास्तविक स्थिति अगर हम देखें अक्षांशीय स्थिति, तो 21 डिग्री 6 मिनट से, ये डिग्री है और ये मिनट है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया
कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक के हैं, ठीक है। वहीं पर यदि हम देखते हैं इसका देशांतरी भाग तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। आपको ये जो छत्तीसगढ़ बना हुआ है, ये छत्तीसगढ़ था, इसकी स्थिति अब परिवर्तित हो गई है, इसलिए अब ये साथ में नहीं रहा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 82 डिग्री 48 मिनट इसका पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर। और आपका ये 74 डिग्री 9 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपके मन में विचार एक प्रश्न आ रहा होगा कि पूर्वी देशांतर क्यों? तो देखिए, ये जो देशांतर है, इस देशांतर रेखा के इधर होने के कारण इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इस तरफ होता तो इसे हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि यदि विषुवत रेखा के ऊपर वाले अक्षांश को हम उत्तरी अक्षांश, दक्षिण वाले को दक्षिणी अक्षांश, वहीं पर देशांतर के पूर्व वाले भाग को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां से आपको प्रश्न बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने बात किया इसकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में। अब अगला हम प्रश्न करते हैं दूसरा, इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा यदि हम करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं। आप बताइए कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 3 लाख, यदि इसको हम सरल भाषा में ऐसे याद करते हैं तो 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है, तो ये कितना क्षेत्रफल घेरे हुए मध्य भारत का? तो ये 9.4% भाग को घेरे हुए हैं। किसका? तो ये कुल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 9.4% ये भाग को घेरे हुए हैं। अब आप देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, कमेंट कीजिए कि भारत का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है दोस्तों। ये आपसे लिए प्रश्न है। तो भारत का क्षेत्रफल से ये कितना है? 9.4%। तो यहाँ भारत का सेकंड बड़ा राज्य है, दूसरा बड़ा राज्य। ये फैक्चुअल, ये डाटा पूछा जाता है एग्जाम में। क्या कि गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन कब हुआ, मतलब कि इसको विभाजन किया गया मध्य प्रदेश को, वो भी पूछा जाएगा। तो मैं आगे बता देता हूं उसको कि विभाजन कब किया, तो वो 1 नवंबर 2000 को हुआ। अब ये 1 नवंबर 2000 को हुआ, मतलब यहाँ पर जो मैंने अभी राज्य बनाया था छत्तीसगढ़ राज्य, उस छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से लगा हुआ था, उसको 16 जिलों के साथ में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न होता है, तो गठन 1 नवंबर 1956 को और विभाजन 1 नवंबर 2000 को। आगे हम देखेंगे। अभी इसके क्षेत्रफल के बारे में हमने चर्चा की, तो क्षेत्रफल के बारे में बताया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का 9.4% है और ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। एक प्रश्न आपसे ये भी होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये जो विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ये अगर विभाजन ना होता, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ होता, तो आज भी मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होता, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है यदि इसके बारे में। अब क्षेत्र, यहां पर तीसरा शब्द आता है आपका कि इसका अन्य नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश के नाम में अगर बात करें तो नाम में मैंने सबसे पहले बताया कि इसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका नाम सोयाबीन प्रदेश भी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र वाले भाग में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, या भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको सोया प्रदेश कह रहे हैं। इसी का नाम टाइगर प्रदेश, तो मैं लिख देता हूं, पहला सोया प्रदेश, दूसरा यहां पे टाइगर प्रदेश। देखिए दोस्तों, टाइगर प्रदेश जो था, टाइगर, इसको टाइगर बोल रहे हैं, टाइगर प्रदेश। अब देखिए, टाइगर प्रदेश में कुछ समय पहले इसका नाम फर्स्ट नंबर पर नहीं था, वर्तमान कुछ समय से ही इसका नाम फर्स्ट पर आया। कैसे? इसमें 526 बाघ मिले हैं, ठीक है। 526 कहां मिले हैं? मध्य प्रदेश में।
और 524 बाघ कहाँ मिले हैं, 2 बाघ कम है कर्नाटक में। ठीक है, तो हमारा प्रदेश तो टाइगर प्रदेश के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन कुछ समय पहले इसमें बाघों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण किसी अन्य राज्य का नाम आ गया। पर वर्तमान में 526 बाघ जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम कह सकते हैं इसको हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों? क्योंकि ये हृदय में है, भारत के मध्य में है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं नदियों का मायका। देखिए दोस्तों, क्या बात है कि नदियों का सर्वाधिक उद्गम जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हो रहा है, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मतलब भारत में सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम है वो आपके मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए कुछ सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना। इससे पहले क्या होता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं होता है, पुनर्गठन, मतलब ये आप याद रखिएगा कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश मध्य प्रांत, बरार और ऐसा कुछ था। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो फिर आप अन्य नाम से भी इसको जानेंगे, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को मिलाकर भी एक मध्य प्रदेश बनाया गया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप याद नाम रखिएगा क्या कि याद रखना है आपको मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका। ठीक है, तो यहां से ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें। हाँ, इसे एक और नाम दिया जाता है जनजातीय प्रदेश। जनजातीय प्रदेश, अब क्यों? तो जनजाति, भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है एसटी वर्ग कहां पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या यदि एसटी की बात करें, वो समूह पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और जनसंख्या यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है एसटी वर्ग की, इसलिए इसे जनजातीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जनसंख्या जो एसटी, मतलब कि आपसे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में एसटी जनजाति कौन सी है? ठीक है, और मध्य प्रदेश में एसटी सर्वाधिक कौन से हैं, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें मैंने अगला बताया था आपको कि क्षेत्रफल हुआ। अब हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या। अब देखिए, जनसंख्या की बात करें तो आपको याद रखना है 7, 26, 26, 809। ठीक है, अब ये जो 7, 26, 26, 809 है, ये 2000 कौन सी जनगणना? वर्ष 2011 की जनगणना। कौन सी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जनसंख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है, मतलब अब जनसंख्या बढ़ ही रही है, घटना तो है नहीं। अब हमारा नया आंकड़ा कब आएगा? वर्ष 2021 के बाद आएगा। तो 26, 7, 26, 26 यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो 6वां है। ठीक है, किसमें? जनसंख्या की दृष्टि में भारत में, जनसंख्या की दृष्टि में भारत में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। परंतु वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, वर्तमान इसका स्थान जो है 6वें से 5th नंबर पर हो गया, 5th नंबर पे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 जून 2014 को किसी राज्य का गठन हुआ। वह राज्य कौन सा है? तेलंगाना। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तो उसके अलग होने के बाद में जनसंख्या क्या हो गई? आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कम हो गई। तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कम होने के कारण मध्य प्रदेश का एक पायदान ऊपर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या। ठीक है, अब जनसंख्या के हिसाब से आपने देख लिया 6वां है, वर्तमान में इसका 5वां है। 2 जून 2014 को यहाँ पर जो मैंने तेलंगाना के बारे में भी आपको बता दिया, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके जिलों की संख्या। वर्तमान में जिले की बात कर लें तो जिले की संख्या यदि हम देखें तो वर्तमान में 52 जिले हैं। कितने हैं? 52। अभी ये जिलों में बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ जो है अभी प्रधानमंत्री मतलब नए जो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कुछ नए जिले बनाने की घोषणा की है।
तो यहाँ पर 52वां अगर जिला पूछते हैं आपसे तो वो आपको ध्यान रखना है। 52वां जिला कौन सा है आप कमेंट्स कीजिएगा। तो अभी वर्तमान में कितने जिले हैं तो आपको याद रखना है 52। और अगर हम संभाग की बात करें तो संभाग आगे देखें तो 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। हमने क्षेत्रफल देख लिया, हमने जिले संभाग देख लिए, हमने जनसंख्या देख लिया और उपनाम भी देखे। अगर अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश किसका भाग है तो मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है, ये एक जो भाग है हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसी चट्टानें हैं तो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, या ये भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग। अब ये इसको कैसे कह रहे हैं हम तो इसे इस आधार पर कह रहे हैं कि जो आपका शुरुआत में जो पृथ्वी आई थी, पृथ्वी बनी एक आग का गोला था, धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी तो कुछ इस तरह से कि एक भाग बना जिसको कहा पेंजिया और एक को कहा पैंथालाजा। जो पेंजिया था, ये पेंजिया इसको हम लिख रहे हैं पेंजिया और इसका नाम था पैंथालाजा। कहने का मतलब है पैंथालाजा जलीय स्थल और पेंजिया स्थलीय स्थल। कुछ समय बाद ये जो पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया। ये दो भाग थे, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, ये अंगारा लैंड। जब पेंजिया और गोंडवाना अलग हो गए तो कुछ समय बाद ये भी अलग हुए, कुछ महाद्वीप का निर्माण हुआ। आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये अलग अलग हुए, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अफ्रीका महाद्वीप बने। तो जो अफ्रीकीय महाद्वीप के ये वाले भाग का एक छोटा सा भाग प्रायद्वीपीय के रूप में हिमालय प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार कह रहे हैं, या जो भी है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। तो जो भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का है, इसलिए हमारा मध्य प्रदेश भी जो है वो गोंडवाना लैंड के का ही एक भाग कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश जो है वे गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको इसकी स्थिति बताई और इसके बारे में भी बता दिया कि ये कहाँ से किसका भाग है, तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब क्या है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है, गेहूं का भी उत्पादन होता है, इसकी ऊंची चोटियां, और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी अगर देखें तो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, और यह नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये नदी गुजरती है, इसको देख लेते हैं। देखिए, अब इस नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में कुछ पर्वत हैं, उन पर्वतों के बारे में भी आगे अगला जो वीडियो होगा हमारा इससे थोड़ा विस्तृत होगा, हम एक एक भाग को लेकर चलेंगे। तो ये जो पर्वत हमारे दिख रहे हैं, इन पर्वत को कह रहे हैं हम विंध्याचल पर्वत। मतलब मध्य प्रदेश की अवस्थिति के बारे में अब हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर विंध्य पर्वत, भांडेर पर्वत, कैमूर पर्वत जो विंध्याचल का भाग है, वहीं नर्मदा के दक्षिण में आप देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? आपका सतपुड़ा पर्वत। मैं आपको थोड़ी भौगोलिक जानकारी दे देता हूं जिससे आपके दिमाग में बन जाए कि मध्य प्रदेश की स्थिति और मध्य प्रदेश में है क्या, और उसके बाद हम विषयवार बिंदुवार हम पढ़ेंगे इसको, तो इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत या पर्वत पठार पर्वत कहते हैं, और इसका नाम दे दिया आपका सतपुड़ा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो मध्य प्रदेश है इसके आसपास के यदि हम राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के आसपास एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में जिसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ वाला एक भाग है जो गंगा यमुना का मैदान है, उस वाले भाग वाला जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है गंगा यमुना का मैदान। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आ जाता है राजस्थान। ठीक है, और एक और आता है क्या? गुजरात। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक और भाग आता है, एक राज्य आता है जिसको हम गुजरात कहते हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां से एग्जाम में प्रश्न आना है, मतलब वो प्रश्न पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के आसपास स्थित जिलों के नाम बताइए, राज्यों के नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश के आसपास राज्य है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, वहीं पर दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में आपका आता है छत्तीसगढ़।
ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्व में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। आपसे ये भी प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा से, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा से कितने राज्य वर्तमान में लगते हैं? तो दोस्तों याद रखना है कितने, 5 लगते हैं। लेकिन विभाजन से पूर्व यदि वो पूछ ले, विभाजन 1 नवंबर 2000 को जो विभाजन हुआ था, 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ नया एक राज्य बना था, तो उसके रहने के वक्त कितने जिले लगते थे? तो जिले लगते थे, सॉरी राज्य लगते थे, वो लगते थे आपके 7, जिसमें एक आपका बिहार भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है, एक आपका उड़ीसा था, एक आपका आंध्र प्रदेश था। अब वो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब किससे लगने लग गए? छत्तीसगढ़ से लगने लगे, आपके इन अलग अलग भागों से लगने लगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब इसमें ये प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपको याद रखना है यूपी से, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है। और सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो आपके गुजरात से लगती है। यहीं पर एक और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो ये मतलब उत्तर है, वहीं पर हमारा पूर्वी बिंदु यदि हम देखें तो यहाँ पर आता है सिंगरौली। क्या है? हमारा पूर्वी बिंदु सिंगरौली है। और हमारी सिंगरौली जो है ये ऊर्जा राजधानी है। क्या है? ऊर्जा राजधानी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। इसी में आता है बैठन। क्या आता है? बैठन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, बैठन है। तो आपका पूर्वी बिंदु आपने बता दिया सिंगरौली, वहीं पर पश्चिमी बिंदु आपका देखना है तो अलीराजपुर, मतलब जो पश्चिम में स्थित जिला है उसका नाम बताएंगे आप अलीराजपुर। अलीराजपुर एक जनजातीय जिला है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है अलीराजपुर से, और आपके भिंड से, आपके बुरहानपुर से और सिंगरौली से। तो आपको यहाँ पर प्रश्न याद रखना है। यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की चर्चा में देखें कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की जनरली आपको पता है कि राजधानी भोपाल है। ऊर्जा राजधानी क्या है? तो सिंगरौली, बैठन बताया मैंने आपको। सांस्कृतिक राजधानी जो है जबलपुर है। आपकी औद्योगिक राजधानी या वित्तीय राजधानी जो है वो आपकी क्या है? इंदौर है। यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है या जब सबसे बड़ा नगर जो है वो इंदौर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले ही वीडियो में हम इसके गठन से संबंधित बातें को ध्यान रखेंगे, मतलब कब कौन सा जिला आया इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम इसके प्राकृतिक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।